चलिए बच्चों, आज हम सभी लोग चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 6 का पहला क्वेश्चन पढ़ाया और दूसरा क्वेश्चन अपन लोग पढ़ने के लिए जा रहे थे और मैंने आपको बेसिक समझाया था। ध्यान रखें बच्चों, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ये बताया था आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। कौन है भैया? डीएनए। और अपवाद आरएनए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कुछ वायरस जिनमें आनुवांशिक पदार्थ कौन देखने को मिलता है? आरएनए। आपने डीएनए का पूरा नाम बताइए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम बताओ। राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अच्छा, चैप्टर का नाम मालूम है क्या आपको? वंशागति का आणविक आधार। आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया है, आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, इसके गुणों को लिखो। समझ पा रहे हैं आप कि आनुवांशिक पदार्थ कैसा होना चाहिए? स्थायी। कैसा होना चाहिए? आनुवांशिक पदार्थ ऐसा होना चाहिए लाखों जीवों की जातियों की जो विविधता है उसको संग्रहित कर सके। समझ पा रहे? इसको स्टोर कर सके, आनुवांशिक सूचनाओं को, उसी आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। माता पिता से या जनक से, ठीक है, जो संतान में लक्षण जाते हैं वो आनुवांशिक पदार्थ है। कौन है भैया? आनुवांशिक पदार्थ। आपको मालूम है जनक गुणों को वहन करता है, जनक गुणों को धारण करता है, वो है आनुवांशिक पदार्थ। कौन? डीएनए। कौन है भैया? डीएनए। और हमने ये सारी चीजें पढ़ी। मैंने आपको बताया आनुवांशिक पदार्थ वो होना चाहिए जिसमें रेप्लिकेशन, प्रतिकृति होनी चाहिए, और आनुवांशिक सूचनाएं कोशिका के अंदर कैसे संग्रहित, कैसे स्थानांतरित होती हैं। आपको मालूम है डीएनए से पहले कहां जाएंगी? आरएनए में। आरएनए से कहां जाएंगी? प्रोटीन में। तो आपको मालूम होना चाहिए, अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए इधर देखो जरा, डीएनए से सूचना पहले कहां जाएगी? बोलो आरएनए में। कहां जाएगी? और आरएनए से कहां जाएगी? बोलो प्रोटीन में। कहां जाएगी? प्रोटीन में। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाता है? अनुलेखन। क्या बोलेंगे? और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। अनुवादन क्या बोलेंगे? अनुवादन। हिंदी में अनुवादन, और इसको हिंदी में अनुलेखन। तो बच्चों, हमने समझ लिया है आनुवांशिक पदार्थ किस प्रकार से होना चाहिए, आनुवांशिक पदार्थ में जो गुण होते हैं वो कैसे होने चाहिए। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। चलिए अब हम पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे स्पीड में। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, और जो पिछली क्लास में मैंने जो वीडियो रिकॉर्डेड की थी वो मैं आपको डाल नहीं पाया, कोई बात नहीं है। उसमें क्या था, थोड़ी गलती हो गई थी, आवाज़ नहीं आ पाई। क्या नहीं आ पाई थी? आवाज़। कोई दिक्कत नहीं है, आज हम रिवीजन करेंगे तो उसको जल्दी समझ लेंगे। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए पढ़ाई पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे आप लोग बताओगे बच्चों, नाभिकीय अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, एक ही बात है। बताओ कौन है? डीएनए और आरएनए। कौन है भैया? डीएनए और आरएनए। डीएनए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बताओ जरा। C5H10O4। समझ पा रहे हैं आप? आरएनए का फॉर्मूला बताया था C5H10O5। मैंने बताया था डीएनए और आरएनए। कौन भैया? आरएनए। ये पेंटो शर्करा है। क्या है ये? पेंटो शर्करा। इनको मोनोसैकेराइड शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड शर्करा भी कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? और एक एक बात को सुनते जाएं, समझते जाएं। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, अच्छा जरा ये बताइए, डीएनए का पूरा नाम बताओ। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल।
आरएनए का बताओ, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। चलिए, मैंने आपको बताया था, इनकी संरचना भी आपको बताई थी, समझ पा रहे हैं आप। अच्छा जी बताइए, डीएनए में 4 ऑक्सीजन क्यों रह गई हैं? डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन निकल गई है। अच्छा, कौन से कार्बन से निकली है? दूसरे कार्बन से। कौन से कार्बन से? और आरएनए में दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन लग गई है, इसलिए कितनी ऑक्सीजन आ गई है? 5 आ गई हैं। समझ पा रहे हैं आप। चलिए, अच्छा, राइबो शर्करा किसमें पाई जाती है? आरएनए में। और डीऑक्सी राइबो शर्करा किसमें पाई जाती है? डीएनए में। अभी हम डीएनए आरएनए की संरचना भी पढ़ेंगे और पूर्णतः जानकारी भी पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में दिए हैं और नोट्स में भी दिए हैं। चलते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको नाइट्रोजनी क्षार किसके बारे में बताया था? नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी बेस 2 प्रकार के होते हैं। बोलो, पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स। कौन कौन से बताए थे? पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स। अच्छा, पिरिमिडिन्स में कितने बताए थे? 3। कितने बताए थे? 3। और प्यूरिन्स में कितने बताए थे? 2। कितने बताए थे? 2। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भैया जो पिरिमिडिन्स में कौन कौन से थे, जरा बताओ। साइटोसिन। कौन से थे? बोलो, यूरेसिल। बोलो, थाइमिन। अच्छा जी बताओ, प्यूरिन्स में कौन कौन से थे? बोलो, एडेनिन। बोलो, ग्वामिन। समझ पा रहे हैं आप। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, कौन होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए इनमें नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए नाइट्रोजन के कितने हाथ होते हैं? 3। लोन पेयर कितना होता है? 1। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। आपको मालूम होना चाहिए ये बात। अच्छा, ऑक्सीजन के कितने हाथ होते हैं? 2। समझ पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। समझ पा। लोन पेयर कितने होते हैं? 2। नेगेटिव कितने होते हैं? 2। और नाइट्रोजन पे नेगेटिव कितने होते हैं? 3। ऑक्सीजन 2 हाथ से जुड़ता है। हाथ मतलब संयोजकता। बोलो, वैलेंसी। समझ पा रहे हैं आप। कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। आपको मालूम होना चाहिए हाइड्रोजन 1 हाथ से जुड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना रखता है? 1। कितना रखता है? 1। आपको मालूम होना चाहिए ये क्षारीय प्रकृति के क्यों होते हैं नाइट्रोजनी क्षार? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आज इनको विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो वलय है, जो रिंग है, उसमें कार्बन भी होता है और उसमें कोई अदर अन्य तत्व होता है, जैसे नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? इसलिए जो विषम चक्रीय यौगिक बन जाते हैं। अब कार्बनिक क्यों बोला? तो आपको मालूम है हाइड्रोजन भी है कार्बन के साथ। क्या भैया? हाइड्रोजन। आपने पढ़ा है कार्बन हाइड्रोजन को मिला के कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और जो विषम चक्रीय आपको मैं बता चुका, मैंने आपको बेंजीन की संरचना बताई थी, उसके माध्यम से एक उदाहरण लिया था। समझ पा रहे हैं आप। चलिए, अब इनकी वलय में नाइट्रोजन पाया जाता है। वलय मतलब रिंग में। किसमें भैया? रिंग में। और ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। बोलो, पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स। बोलो, कौन? पिरिमिडिन्स और प्यूरिन। तो सबसे पहले ये बताओ, पिरिमिडिन्स के कितने रूप होते हैं? 3। कितने होते हैं? बोलने में भी पैसा लगता है तुम्हारा। मैं इतने जोर जोर से चिल्ला रहा हूं। अच्छा, जब मैं बोलूं तब बोलना, इतने जोर से भी नहीं बोलना। मीठा बोलो, अच्छा बोलो, जिससे हमको भी आवाज़ अच्छी लगे। तुम्हारी आवाज़ कोयल की बोली है। देखो बच्चों, रिकॉर्डेड वीडियो है, बोलना ऐसा है, पढ़ाई से संबंधित होना चाहिए। चलिए, आराम आराम से एनर्जी के साथ पढ़ें, एक्टिव होके पढ़ें। मैंने पहले ही बता दिया है, अगर आप एक्टिव हैं तो मैं भी एक्टिव हूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं भी आपको पढ़ाऊँगा। मतलब बायोलॉजी को ऐसा पढ़ना है कि ऐसा पढ़ना है, गर्दा उड़ाना है। क्या उड़ाना है? गर्दा। जो बच्ची हंस रही है, बच्ची हंस रही है, सर आप डायलॉग बहुत मारते हो। तो शिवकांत सर डायलॉग तो मारेंगे, बायोलॉजी वाले मास्टर नहीं मारेंगे तो मारेगा कौन? और बायोलॉजी वाला मास्टर तो थोड़ा कॉमेडी भी करता है। क्लास में आइए, ऑफलाइन पढ़िएगा, उसका फ़ायदा लीजिए। अगर ऑनलाइन में कॉमेडी कर दूंगा तो मेरे यहाँ कोई आएगा ही नहीं पढ़ने के लिए। इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको मैं संरचना बताऊंगा। क्या बताऊंगा? संरचना। साइटोसिन की, ग्वामीन की, एडेनिन की, यूरेसिल की, थाइमिन की, उन संरचनाओं को अपन समझेंगे। समझ पा रहे आप? चलिए, सबसे पहले हम संरचनाओं को समझते हैं। चलिए बच्चों,
अब हम लोग पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स नाइट्रोजनी चार को समझते हैं। आपको मालूम होना चाहिए साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन एक किसके प्रकार हैं? पिरिमिडिन्स के। किसके बताओ जरा ये? और एडेनिन और ग्वामिन एक किसके भैया? प्यूरिन्स के। किसके हैं? ये मैंने आपको संरचना बता दी है और संरचना को आप देखें ध्यान पूर्वक। चलिए बच्चों, ये है साइटोसिन। पहले आप रिंग को देखो, बले को। इसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। इस रिंग में कार्बन भी है और नाइट्रोजन है, तो ये विषम चक्री तो है। बोलो है क्या नहीं? है कार्बनिक यौगिक। क्यों बोला? बोलो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो कार्बनिक यौगिक बोला। अच्छा, इसको क्षार क्यों बोला? नाइट्रोजन के कारण इसको क्षार बोला। अब ध्यान रखें, ये साइटोसिन की संरचना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। समझ पा रहे? थोड़ा सा मैं आपको वो बताता हूं जो मैंने आपको समझाया था। बोलो कार्बन के कितने हाथ होते हैं? चार। कितने होते हैं? 1 2 3। एक और लगा दो तो कितने हो गए? 4। कितने हो गए भैया? 4। संरचना में देख लो, कुछ और तो नहीं लगानी, सब रायता फैल जाए नहीं। सही है, सही है। चलो तो जरा देखे, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ। अपने यहाँ डबल बॉन्ड लगाना, रुक जाओ। सॉरी 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 सॉरी, कोई बात नहीं, यहाँ लगाना है। मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बताइए कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4। बोलो 1 2 3 4। इसके भी गिनो 1 2 3 4। अब बताओ नाइट्रोजन के कितने आते हैं? 3। 1 2 3। समझ पा रहे? और ऑक्सीजन के भैया कितने आते हैं? 2। 1 और 2। कार्बन के 4। 1 2 3 4। 1 2 3 नाइट्रोजन के। यहाँ पे नाइट्रोजन के गिन लो 1 2 3। समझ रहे हैं? इसके भी 1 2 3 4। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, NH2। कैसे लिख सकते हैं? NH2 लिख सकते हैं। वो तो अपन ने क्या खोल भी सकते हैं उसको, अगर अपन ऐसे खोल के लिखे, संरचना बता रहे हैं इसलिए खोल के लिख दिया अपन ने। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। चलिए अब ध्यान रखें, साइटोसिन जो आपको संरचना दिख रही है उसमें पहले पर, किस पे बोला मैंने? पहले पर, तीसरे पर और बस। और क्या? नाइट्रोजन कहाँ है ये बताओ? नाइट्रोजन जो साइटोसिन की संरचना है ना, ध्यान से सुनो पहले। जो साइटोसिन की संरचना आपको दिख रही है, ये देखो बले में, रिंग में देखना है, बाहर नहीं देखना है, बाहर नहीं अंदर ही। ये बताओ नाइट्रोजन कहाँ है? एक तो पहले पर और एक तीसरे पर। यहाँ लिख दो पहले पर और तीसरे पर। कौन है बताओ भैया? नाइट्रोजन। कौन है? अब आया यूरेसिल। क्या जा भैया? यूरेसिल। इसमें देखो जरा दूसरे पर, किस पे भैया? दूसरे पर। और बोले चौथे पर 4। ठीक है, उस पर क्या भैया? नाइट्रोजन। क्या है भैया जी? नाइट्रोजन। समझ पा रहे आप? चलिए अब आप इसमें आ जाइए। इसमें बोलो पहले पर और बोलो तीसरे पर। कौन है भैया? नाइट्रोजन। कौन है भैया? नाइट्रोजन। देखो पहला और तीसरा। एक बात ध्यान रखना, इसमें जो बले में जो नाइट्रोजन है, बले के अंदर जो कौन है? नाइट्रोजन। कौन कौन है? ए और ए। जरा देखकर ये बताओ, यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 हाथ हो गए। अब ऐसा तो करोगे नहीं कि आप H लगा दोगे, कर दोगे क्या? तो भाई साहब 4 हाथ हो जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो नाइट्रोजन के 3 हाथ होने चाहिए। अब एक ऐसी नाइट्रोजन को देखो जिसके पास हाइड्रोजन हो। क्या हो? इसके पास है क्या? बोलो। इस नाइट्रोजन के पास क्या है भैया? लेकिन इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास क्या है? हाइड्रोजन। तो साइटोसिन संरचना में जो नाइट्रोजन है उसके पास जो हाइड्रोजन है, अपन इसी को जोड़ेंगे। समझ गए? मतलब जब साइटोसिन को मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ये बताऊंगा कि भैया जो तीसरे नंबर की जो नाइट्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन है। क्या है ये? हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं आप? तो अपन इसी नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लेंगे। इस पे तो है ही नहीं है तो लेंगे ही नहीं। इससे मत ले लेना आप, जो रिंग से बाहर है। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा बताओ साइटोसिन में कितनी रिंग है? 1। कितनी है? 1 बले
कितनी है? एक। अच्छा जी बताओ, साइटोसिन किसका रूप है? पिरिमिडिन्स का। किसका है? तो पिरिमिडिन्स के अंदर जो साइटोसिन आ रहा है तो उसमें बल कितनी है? एक। सदस्य कितनी है? 6। कितनी है? 6। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6। समझ पा रहे हैं आप? चलिए तो बताओ, पिरिमिडिन्स में, पिरिमिडिन जो नाइट्रोजनी क्षार है उसमें जो सदस्य आएंगे वो कितने होंगे? 6। कितने होंगे? 6। और पहले पर और तीसरे पर क्या होगी? नाइट्रोजन। समझ पा रहे हैं आप? और बलय कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। समझ पा रहे हैं? मैं कुछ और बताने वाला हूं। अब आ जाओ यूरेसिल। इसमें थोड़ा अंतर रहता है कि दूसरे पर और चौथे पर नाइट्रोजन रहती है। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन सदस्य कितने हैं? 6। बलय कितनी है? 1। अच्छा ये बताओ, जब मैं यूरेसिल को जोड़ूंगा तो कहां से हाइड्रोजन लूंगा? इससे भी ले सकता हूं और इससे भी ले सकता हूं। ध्यान रखें इस बात को आप। चलिए अब आप इसमें आ जाइए। सदस्य कितने हैं? 6। बलय कितनी है? 1। रिंग तो एक ही है ना। और पहले पे और तीसरे पे क्या है? नाइट्रोजन। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब आपको मालूम होना चाहिए कौन से नाइट्रोजन के पास क्या भैया? हाइड्रोजन। इसके पास भी है और इसके पास भी है। ध्यान रखना इस बात को आप। समझ पा रहे हैं? चलिए तो ये साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, ये हमारे भैया पिरिमिडिन्स के रूप हैं। किसके रूप हैं? तो पिरिमिडिन्स के बारे में क्या बन गया? 6 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य आते हैं? 1 बलय। समझ पा रहे हैं? और हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं साइटोसिन को और थायमिन को। समझ गए? इसलिए अपन ये बोल देंगे जो पिरिमिडिन्स में जो रूप है, ठीक है, कौन? साइटोसिन और थायमिन। ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है इसमें। तो पहले पे और तीसरे पर, पहले पे और नाइट्रोजन पाई जाती है। चलिए अब जो एडेनिन और ग्वामिन, ये किसके प्रकार है भैया? प्यूरिन्स के। किसके हैं? प्यूरिन्स के। इनमें कितनी बुएं बलय? बोलो 2। कितनी है? जगह पे याद हो जाएगा, इधर देखो बोर्ड पर बस। तो बताओ कितनी बुएं भैया बलय? 2। कितने सदस्य हैं? 9। कितने हैं? 9। अब बताओ नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मिलेगी आपको? बोलो पहले पे मिलेगी और ठीक है, और तीसरे पे मिलेगी और 7वें पे मिलेगी और 9वें पे मिलेगी। कौन भैया? नाइट्रोजन। समझ गए? पहला, तीसरा, 7वां और 9वां। इसमें भी देखो पहला, तीसरा, 7वां और 9वां। समझ पा रहे हैं आप? चलिए कितनी बलय है इनमें बताओ भैया? 2। और सदस्य कितने भैया? 9। समझ पा रहे हैं आप? इस प्रकार से आप लोगों ने साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, एडेनिन, ग्वामिन की संरचनाओं को समझ लिया है और नाइट्रोजन कहाँ है वो भी समझ लिया है और कौन सी नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है वो भी आपने समझ लिया है। तो बच्चों अब हमारा जो क्वेश्चन होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हम जो भी नाइट्रोजनी क्षार होगा उस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लेंगे जिसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन के पास। समझ गए? ध्यान रखना इस बात को अपन। तो ये संरचनाएं आप लोग बना लेना और जो वीडियो डाल दूंगा उसको रोक लेना, वीडियो को फिर आराम से लिख लेना। समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, यानी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? चलिए अब मैं आप लोगों को सीधा लेकर चलता हूं। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखें। प्यूरिन और पिरिमिडिन में अंतर पूछा है। तो बताओ 2 चक्रीय रिंग संरचना वाले नाइट्रोजनी क्षार कौन है भैया? बोलो प्यूरिन। कौन है? बोलो। 1 चक्रीय रिंग संरचना वाले नाइट्रोजनी क्षार कौन है? बोलो भैया पिरिमिडिन। कौन है भैया? पिरिमिडिन। आगे पढ़ें। एडेनिन, ग्वामिन, इसके 2 रूप हैं। किसके? प्यूरिन के। और साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल 3 रूप हैं। किसके भैया? पिरिमिडिन के। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। नाभिकीय अम्ल डीएनए आरएनए में पाई जाने वाली पेंटोस शर्करा का वर्णन करो। चलिए अब हम लोग जरा बोर्ड पे देखते हैं, साफ कर रहे हैं। चलो आपको पेंटोस शर्करा, पहले आपको बता दें नाभिकीय अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल, कहीं भी ये नाम आपको मिल जाए सीधा बोला करो डीएनए और आरएनए। चलिए अब बच्चों बोर्ड पे देखो, ये संरचना मैं आपको पिछली क्लास में भी समझा चुका हूं, फिर भी आप एक बार समझ लें जल्दी जल्दी। आप समझ पा रहे हैं? आप ये संरचना वैसे ये बनी है, आप देख पा रहे हैं।
चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले पेंटोज शर्करा, क्या पढ़ेंगे, पेंटोज, पेंटोज शर्करा, समझ रहे हैं भैया, इंग्लिश में पेंटोज शुगर कहते हैं। चलो अब बताओ, डीएनए में भी होती है और आरएनए, तो सुनो जरा, C5H10O4, बोलो C5H10O5। चलिए इसकी संरचना बनाते हैं जल्दी से फटाफट। ये ऑक्सीजन को ऐसे रख दिया, आपको, आप भी बनाना सीखा करो, किताब कॉपी लेके बैठ जाया करो, हाथ पे हाथ धर के शिव का आंसर को मत देखा करो, आपको भी बनाना ही है। चलिए, और गलती हो जाए तो देख लिया करो भैया, समझ पा रहे कहीं, और मुझे भी आप बता दिया करो। चलो ए भैया, हमने डीएनए की पेंटो शर्करा का डायग्राम बना दिया, 1 2 3 4 5। चलिए इधर देखो जरा, आरएनए की बनाओ फटाफट, बताओ, ए ए ए। एक एक चीज को समझना है अपन को। H और OH, OH और H, C2OH और ये H। चलिए अब देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, 4 और 5, केवल दूसरे कार्बन में अंतर है। किस, कौन से कार्बन में अंतर है, दूसरे कार्बन पर केवल O का अंतर है। किसका अंतर है, O का। यहाँ पे H तो लगा है ना, O नहीं है, क्या नहीं है ये, O, तो ये डिऑक्सी राइबोज, और इसमें ऑक्सीजन लग गई तो ये राइबोज, ये आरएनए की और ये डीएनए की। चलिए पढ़ो जरा क्या लिखा है, जरा देखो, नाभिकीय अम्लों में पाई जाने वाली पेंटो शर्करा का वर्णन करो। तो सबसे पहले क्या दिया, पेंटो शर्करा, ये 5 कार्बन वाली मोनोसैकेराइड शर्करा है। कितने कार्बन वाली है, 5 कार्बन, देख लो आप आराम से। चलिए आगे बढ़े, इसके बाद क्या दिया है, राइबोज शर्करा, क्या पढ़ेंगे, राइबोज शर्करा। हाँ स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, चलिए स्क्रीन पे देखते जाओ सभी लोग, राइबोज शर्करा, क्या बोलेंगे, हंसते हो, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बायोलॉजी पढ़े आप। आपको मालूम है कि आप शिवकांत सर के सामने बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, गर्दा उड़ा देंगे। आगे देखो, यह 5 कार्बन वाली मोनोसैकेराइड शर्करा है, राइबोज शर्करा। कौन शर्करा है ये, एक कौन सी शर्करा है, राइबोज शर्करा। यह 5 कार्बन वाली मोनोसैकेराइड शर्करा है। इसका सामान्य सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, C5H10O5। यह आरएनए में पाई जाती है। किस में मिलेगी ये, आरएनए में। कहाँ मिलेगी भैया ये, आरएनए में। और भैया जी ये कहाँ मिलेगी, डीएनए में। कहाँ मिलेगी ये, चलो अब इसके बाद आप डिऑक्सीराइबोज शर्करा, डिऑक्सीराइबोज शर्करा, यह 5 कार्बन वाली मोनोसैकेराइड शर्करा है। इसका सामान्य सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, और यह डीएनए में पाई जाती है। अंतर देखे, अंतर फटाफट से स्क्रीन पे देखें, फटाफट से स्क्रीन पर, राइबोज और डिऑक्सीराइबोज शर्करा में अंतर। कंप्यूटर महोदय फटाफट से स्क्रीन पे लेके आओ क्वेश्चन को, राइबोज शर्करा और डिऑक्सीराइबोज शर्करा। तो सबसे पहले यह आरएनए में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, राइबोज शर्करा के बारे में सुन रहे हैं, तो ये किस में मिलेगी भैया, आरएनए में। डिऑक्सीराइबोज शर्करा कहाँ मिलेगी, डीएनए में। अच्छा दूसरे स्थान पर, शांति सुनना, दूसरे स्थान पर OH समूह उपस्थित होता है इसमें। देखो दूसरे कार्बन पे OH क्या पाया जाता है, OH पाया जाता है। और इसमें भैया दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन अनुपस्थित है, हाइड्रोजन तो हैगा, केवल क्या नहीं है, इसलिए इसे डिऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। चलिए दूसरे स्थान पर एक या और बंध बनाने की गुंजाइश है, और दूसरे स्थान पर बंध बनाने की गुंजाइश नहीं है। बता रहा हूं बच्चों, पेंटो शर्करा में जहां OH होता है, क्या होता है, OH होता है। क्या होता है भैया, OH होता है। चलिए तो मैं आपको क्या समझा रहा था, जरा इधर सुनो। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जहां OH लगा होता है, क्या लगा होता है, वहां से जल के अणु के निकलने की संभावना रहती है। मतलब जल कणु निकलता है, जल कणु यहां से भी निकलता है, यहां से भी निकलता है, यहां से भी निकलता है, लेकिन यहां पे भी एक OH दे दिया है दूसरे कार्बन पे, तो यहां पे भी निकलता है, निकल सकता है। समझ रहे हैं बात को, अगर निकालना चाहेंगे तो निकलेगा, और नहीं निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा, ध्यान रखें आप। तो गुंजाइश है एक और बंध बनाने की इसके पास, समझ रहे बात को, मतलब ये क्रिया कर लेगा।
जहाँ OH होता है वहाँ क्या होती है, क्रिया। अब देखो यहाँ ये क्रिया करेगा OH, ये क्रिया करेगा OH, ये क्रिया करेगा OH, ये तीन दोनों में अंतर ही क्या है, देखो 5वें पे OH है तो OH है, तीसरे पे OH है तो OH दोनों पे, और इसमें पहले पे OH है, लेकिन यहाँ पे OH है, यहाँ पे केवल H है, तो यहाँ पे OH नहीं है, तो यहाँ पे जल कणु निकलेगा नहीं, तो इसमें एक और बंध बनाने की गुंजाइश कम है, और ये एक और बंध बना सकता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए DNA स्थायी है, और इसलिए RNA स्थायी नहीं है। क्रिया करेगा वो, तो क्या करेगा, क्रिया। समझ पा रहे हैं आप? चलिए वैसे पढ़ेंगे अभी हम आगे कि DNA और RNA में देखो कौन स्थायी है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो अब आप लोगों ने ये पढ़ लिया है, अब हम लोग सीधा पहुंच रहे हैं फॉस्फोरिक अम्ल, और हम पहुंच रहे हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, इनको 2 मिनट में गर्दा उड़ाना है। चलिए जरा देखते हैं जरा। अब आप लोग बस बोर्ड पे देखते जाओ, गारंटी मेरी है आपको समझाने की। चलिए, तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मैं चिल्ला रहा हूं और अकेला अकेला बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आए आप भी वीडियो को बार बार देखना, समझ में आएगा, और नहीं है तो कल कोचिंग में बता देना, ऑफलाइन में क्वेश्चन की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इधर आ जाओ तुम तो बस। अब चलिए, फॉस्फोरिक अम्ल क्या पढ़ेंगे? फॉस्फोरिक अम्ल। तो सबसे पहले मैं आपको भैया ये बता दूं कि फॉस्फोरिक अम्ल, चलिए यहां लिखते हैं भैया फॉस्फोरिक अम्ल। क्या लिखते हैं भैया जी? फॉस्फोरिक। क्या होता है, मैं देखकर इसलिए लिखता हूं कोई गलती नहीं हो जाए। आजकल लोग वाक क्या है, जो छोटी सी गलती कर देते हैं उसको लेके बैठ जाते हैं। समझ पा रहे हैं? नहीं, मैं आपको चैप्टर खड़े खड़े सुना दूंगा, एक नहीं पूरे की पूरी सुना दूंगा, लेकिन अपन को देखकर लिखना है, गलत नहीं पढ़ाना है, बस समझाना तो गारंटी मेरी है ना। बस तुम समझो क्वेश्चन को। फॉस्फोरिक अम्ल। चलिए अब जरा देखो, इसका फॉर्मूला बताओ, बोलो। H3PO4। समझ पा रहे? इंग्लिश में इसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे? फॉस्फोरिक एसिड। चलो, H3PO4 मैं चाहूं तो इसको फॉस्फेट आयन बना सकता हूं। पता है, एक समझा रहा हूं एक नॉलेज के लिए, एक हाइड्रोजन एक नेगेटिव के बराबर होता है, मालूम है तुम्हें? जैसे मैं 3 हाइड्रोजन गायब कर दिए तो बन जाएगा PO4 3 नेगेटिव। बोलो फॉस्फेट आयन। क्या है ये फॉस्फेट आयन है, और ये फॉस्फोरिक अम्ल है। समझ पा रहे? जैसे ये लिखा है H2O, 2 हाइड्रोजन गायब कर दो, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव लगे, ऑक्साइड आयन। क्या बन गया ये? खेल खत्म। जो आपके केमिस्ट्री वाले मास्टर पढ़ाएंगे, शायद पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मुझे तो नहीं मालूम नहीं है। चलिए आप इधर सुनो, अब हमको फॉस्फोरिक अम्ल की संरचना बनाना है, तो भैया P को बीच में ले जाओ, ऑक्सीजन के 2 हाथ होते हैं, 3 हाइड्रोजन हमारे पास, तो पहले तो हम ऑक्सीजन कितनी हमारे पास? 4। ठीक है, ऐसे लगाओ, अभी बिल्कुल समझ में आएगी। अब आप समझ गए, बोलो ऑक्सीजन कितनी है? 1 2 3 4। कितनी ऑक्सीजन है? 4। अगर आप ये नहीं समझे ना, भूल जाना कि DNA नाम की कोई चीज होती है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए इधर, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं? 2। जे भाई किसी मान नायक टीचर पे पढ़ता है केमिस्ट्री, 4 लोन पेयर कह रहा है ऑक्सीजन पे, 4 लोन पेयर। तो थोड़ा सा भगवान सद्बुद्धि दे आपको। ये छोटी सी केमिस्ट्री है जो कि गांव-गांव के बच्चों को, शहरों के बच्चों को, मैं तो ये कहता हूं जो पढ़ता नहीं है उसको भी आता होगा। अब मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ऑनलाइन पे पढ़ा रहा हूं, और वरना मैं ऐसा बोलता कि भाई आके तुझे तेरे जीवन में ऑक्सीजन डाल देता। वैसे तो ऑक्सीजन डली है, तेरी बॉडी में चल रही है। इधर आप, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है? मर जाना मिट जाना, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, बस एक ही बात। ऐसे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है ना, ऐसे ही। अब देखो ऑक्सीजन के हाथ कितने हैं? बोलो 2। कितने आते हैं? 2। कितने आते हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। इस पे भी लोन पेयर लगा दो। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। गिन लो, 1 2 3 4 5 6। एक बात और बता देता हूं, शायद नहीं पता हो, एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। चलिए भैया, अब देखिए हाइड्रोजन एक हाथ से जुड़ा हुआ है,
समझ रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसके पास बेचारे के पास। चलिए अब ये बताइए 1 2 3 4 5 फॉस्फोरस की 5 आते हैं। चलिए बच्चों ये भैया फॉस्फोरिक की संरचना, इसको ऐसे भी बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बिल्कुल दिखा दी है। ये अगर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो, सर हमारे सर ने तो ऐसे पढ़ाया, कोई बात नहीं है, यही ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा सर जी ऊपर वो रहेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। चलो तुम इधर एक बार अब इधर हो जाओ। चलिए भाई साहब, चलिए भाई साहब आप इधर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब को इधर भी ले जाओ। समझ, अरे बता तो भैया समझ गए क्या? ये बताओ पहले। अब इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? समझ गए? मतलब आप समझ चुके कि क्या कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जब भाई साहब ऊपर ही मैंने ऐसे करके बढ़ा दिया तो ऐसे ही बैठा रहेगा जीवन भर तक। जो कहीं भी किधर भी घूम सकता है, क्योंकि डीएनए की संरचना पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे जो आएगा बॉस कौन? H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल। जी आपने भैया समझ लिया। अब इसके बाद आता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। पहले समझेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या समझेंगे? चलो बच्चों अब हमको ध्यान से बिल्कुल मन लगा के, अगर आपका मन इधर उधर चल रहा है उसको स्थिर कर दो, सबका आंसर की बातों पर बोर्ड पर लगा दो। चलिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं बोर्ड पर न्यूक्लियोसाइड। बच्चों अगर कोई गलती हो जाती है भूल चूक में तो आप नोट्स में देख लिया करो, मुझे अगले दिन बता दिया करो, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। समझ रहे? अभी आप इंग्लिश में लिख दूंगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, फिर कहोगे सर हिंदी मीडियम के बैच में आपने इंग्लिश चला दी। ऐसा नहीं होगा। इधर सुन लो, मैं आपको बुरा लग रहा हूँ क्या भाई साहब? आज हीरो लग रहा हूँ मैं, देख लो आप, और अभी कल और हीरो लगूंगा, ठीक है? इधर आओ, बोलो न्यूक्लियोसाइड। क्या है भैया ये? न्यूक्लियोसाइड। चलिए इधर देखो जरा, एक बार में सीख जाओगे 1 मिनट में। 1 मिनट का खेल है, मिनट भी नहीं लगने दूंगा। इधर आओ, यहां लिखना है पेंटोशर्करा। क्या लिखेंगे? पेंटोशर्करा। सुनो डीएनए भी हो सकती है और आरएनए भी हो सकता है, अपन दोनों के लिए बात कर रहे हैं, इस बात को आप सोच लें, ठीक है? ध्यान रखना पेंटोशर्करा, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और पेंटोशर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। क्या लिखा है? नाइट्रोजनी क्षार। और नाइट्रोजन क्षार कौन हो सकते हैं? बोलो एडेनिन, थायमिन, ग्वामिन, साइटोसिन, यूरेसिल। समझ गए? बताओ पेंटोशर्करा और नाइट्रोजनी क्षार दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं भैया जी? न्यूक्लियोसाइड। दिलीप भाई इधर देख लो, न्यूक्लियोसाइड। पेंटोशर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और ध्यान रखना एक बात का भी कि भाई साहब ये पूरे की पूरे मत जोड़ देना, इनमें से कोई एक जुड़ेगा किसी पेंटोशर्करा से। समझ गए? तो भैया ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। अभी मैं आपको न्यूक्लियोसाइड बनाकर भी दिखाऊंगा और नाइट्रोजनी क्षार को पेंटोशर्करा से जोड़कर भी दिखाऊंगा। अभी आप इतना समझें कि पेंटोशर्करा और नाइट्रोजनी क्षार मिलकर क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड। एक बात ध्यान रखना, क्या बच्चों न्यूक्लियोसाइड डीएनए की इकाई हो सकती है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकती? फॉस्फोरिक अम्ल कहाँ है इसके अंदर? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए डीएनए की इकाई होने के लिए 3 चीजें लगती हैं। कहाँ बताओ? फॉस्फोरिक अम्ल। इसलिए न्यूक्लियोसाइड डीएनए की इकाई नहीं हो सकती। मतलब हमारा डीएनए जो है वो, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, वो न्यूक्लियोसाइड से मिलकर नहीं बना होता है। ध्यान रखना इस बात को। आप समझ पा रहे हैं? आप समझ गए? चलिए फॉस्फोरिक अम्ल क्या होता है? फॉस्फोरिक अम्ल अभी कहाँ बताओ? नहीं है ना अभी तो हमने केवल नाइट्रोजनी क्षार और बोलो पेंटोशर्करा को लिया है, तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। इधर आ जाओ। अब न्यूक्लियोसाइड में अगर हमने जोड़ दिया फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, तो बन गया बच्चों ये न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया भैया जी? न्यूक्लियोटाइड बन गया। ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया ये? न्यूक्लियोटाइड। चलिए, तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है इधर समझो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। उसमें क्या जोड़ दिया? फास्फोरिक अम्ल। क्या बन गया? अच्छा, न्यूक्लियोसाइड दो चीज से बनता है। एक होता है पेंटोज शर्करा और एक है नाइट्रोजनी क्षार। शॉर्ट में लिख दूं एनबी, लिख दूं एनबी, नाइट्रोजनी बेस। क्या है ये? नाइट्रोजनी बेस। तो दो तरीके हैं बोलने के तुम्हारे पास, पता है क्या? पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फोरिक अम्ल मिलकर बनाता है न्यूक्लियोटाइड। या फिर आप ऐसे बोल दो, न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक अम्ल जोड़ देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड। और हमारा डीएनए आरएनए इसी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। समझ गए? और डीएनए की इकाई हो चाहे वो आरएनए की इकाई हो, न्यूक्लियोटाइड है। कौन है भैया? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरिक अम्ल भी होता है, नाइट्रोजनी क्षार भी होते हैं और पेंटोज शर्करा भी होती है। समझ पा रहे हैं आप? अभी मैं आपको न्यूक्लियोसाइड की संरचना बताऊंगा और न्यूक्लियोटाइड की संरचना भी बताऊंगा। समझ पा रहे हैं आप? एक क्लियर हो गया क्या बच्चों? क्लियर हो गया क्या? कोई बच्चों को डाउट नहीं रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का नहीं रहना चाहिए। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड आपने समझ लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको जरा बता देते हैं बेसिक चीजें। चलिए जरा बोर्ड पर देखेंगे। बिल्कुल आज आपको मालूम होना चाहिए। पहले आपको एक क्लियर बता दूं, ये यहां लिखा है पेंटोज शर्करा। क्या लिखा है भैया ये? पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर और पांचवें कार्बन पर ध्यान रखना। एक कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि नोट्स में नहीं मिलेंगी, जो हमारे दिमाग में मिलेंगी, जो कि आपको बता रहे हैं। समझ रहे हैं? पहले कार्बन पर जुड़ेंगे नाइट्रोजनी क्षार। कौन जुड़ेंगे? शॉर्ट में लिख रहा हूं, नाइट्रोजनी बेस। कौन? बोलो। एडेनिन, थायमिन, ग्वामिन, साइटोसिन, यूरेसिल। अपन दोनों के लिए पढ़ रहे हैं, डीएनए और आरएनए। चलिए, और तीसरे कार्बन पे और पांचवें कार्बन पे भैया फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? बोलो। H3PO4। 3 थोड़ा सही बना दें। चलो अब जरा देखो, ये क्लियर बात हो गई। ध्यान रखें, ये सब नाइट्रोजनी क्षार है। लिखा ना एनबी, नाइट्रोजनी बेस। ए नाइट्रोजन से क्या देंगे? हाइड्रोजन। क्या देंगे? देते हैं। क्या देते हैं भैया? नाइट्रोजन से हाइड्रोजन देते हैं। ध्यान रखना इस बात को। लेकिन ध्यान रखें, पहला कार्बन जो पेंटोज शर्करा का पहला कार्बन है वो OH देगा। क्या देगा? पेंटोज शर्करा का पहला कार्बन क्या देगा? OH। और जो नाइट्रोजनी क्षार है वो, जिनका जो नाइट्रोजनी क्षार की जो नाइट्रोजन है वो क्या देगी? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन और OH आपस में मिल जाएंगे तो जल का अणु बाहर निकलेगा। समझ पा रहे हैं आप? अब इधर देखिए जरा, तीसरे कार्बन और पांचवें कार्बन से कौन जुड़ेगा? बोलो। फास्फोरिक अम्ल। समझ पा रहे हैं आप? चलिए ध्यान रखें, फास्फोरिक अम्ल देता है H। क्या देता है? H बोले तो हाइड्रोजन। लेकिन पेंटोज शर्करा का तीसरा पांचवा कार्बन देता है OH। क्या देता है भैया? यहां लिख देते हैं देता है। ठीक है, यहां भी लिख देते हैं देता है। समझ पा रहे हैं आप? अब देखो जरा, OH जेरा, H जेरा, तो क्या निकल गया भैया? H2O। क्या निकल गया? तो बताइए, पहले कार्बन से भी H2O निकलेगा, तीसरे कार्बन से भी H2O निकलेगा, पांचवें कार्बन से भी H2O निकलेगा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, और ध्यान रखना इस बात का, तभी आप न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को समझ पाएंगे। तभी आप डीएनए में जो 2 स्टैंड है समझ पा रहे हैं, और जो आरएनए में सिंगल स्टैंड है उनको समझ पाएंगे। जो डीएनए में 2 स्टैंड है वो कैसे बने सिखाऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि जो डायरेक्शन है डीएनए की दोनों स्टैंड की वो 5 से 3, 3 से 5 क्यों है। समझ पा रहे हैं आप? आरएनए की संरचना भी बताऊंगा, आरएनए के तीनों प्रकार बताऊंगा
क्योंकि देखो चैप्टर थोड़ा बड़ा है। बेसिक चीज़ अगर आपने समझ ली, चैप्टर की जड़ को समझ लिया, तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक क्लियर हो गई क्या बात? चलिए बताइए फटाफट से। चलिए बच्चों, आज क्या है, क्लास लंबी हो गई है ऐसा लगता है, तो ज़रा अभी हम लोग ऐसा क्या आज इतना ही बहुत है कि कल मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियोसाइड है और न्यूक्लियोटाइड है, कैसे हमारे नाइट्रोजनी क्षार पेंटो शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ते हैं, और कैसे फॉस्फोरिक अम्ल पेंटो शर्करा के तीसरे और पांचवें कार्बन पे जुड़ता है। तो ये हम समझेंगे, लेकिन हम वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्लास को आज यहीं रोकते हैं, ध्यान रखें इस बात को आप। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और बच्चों पढ़ना चालू कर दो, और ये वीडियो मैं आपको अपने अकाउंट पर डाल दूंगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और आज से यूट्यूब चैनल, अभी हमने यूट्यूबर से बात की है, तो वो आज आएगा, हमारा चैनल बन जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको सीधा डायरेक्ट यूट्यूब से पढ़ने को मिल जाएगा। और बच्चों बस आप लोगों का यही साथ मिलता रहे, तो नई नई वीडियो, नए नए टॉपिक आपको पढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद। जय सिया राम।